15 जून 1944 की सुबह सैकड़ों अमेरिकी लैंडिंग क्राफ्ट सैपान के दक्षिणी तटों की ओर बढ़ रहे थे। नाव में सवार लोगों को जानकारी दी गई थी, उन्हें हथियार दिए गए थे और कंधे से कंधा मिलाकर स्टील की नावों। आगे एक रेत का इलाका था जिसे जापानियों ने मौत का मैदान बना दिया था। उस द्वीप पर कई दिनों तक निरंतर गोलाबारी हुई। समुद्र से तटीय रक्षा पर भारी गोलाबारी हुई और विमान वाहक पोतों के विमानों ने बंकरों और कमांड पोस्टों पर मशीन गन से हमला बोला। ऊपर से देखने पर सैपान काबू में लग सकता था, लेकिन जो लोग जल्द ही उस द्वीप पर कदम रखने वाले थे वे सच्चाई जानते थे। रक्षकों ने न केवल खुद को मजबूत गड्ढों में छुपा रखा था, बल्कि वे आखिरी आदमी तक लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। सैपान एक महत्वपूर्ण द्वीप था। इससे पहली बार युद्ध में अमेरिकी बमवर्षक सीधे जापानी मुख्य द्वीपों की पहुंच में आ जाते। यह केंद्रीय प्रशांत क्षेत्र से अमेरिकी आक्रमण का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जापान को घुटनों पर लाना था। जापानियों के लिए सैपान का पतन केवल एक हार से कहीं अधिक था। यह खुद साम्राज्य की कमजोरी का संकेत देता। अगले 3 हफ्तों तक लड़ाई लगातार चलती रही। गुफाओं का जाल, घने जंगल, मजबूत पहाड़ी धाराएं, हर जगह नजदीकी लड़ाई के दृश्य बन गए। जापानी सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं था और बीच में फंसे कई नागरिकों के लिए इसके परिणाम दुखद साबित हुए। इस लड़ाई में दसियों हजार लोग मारे गए, टोक्यो में सरकार गिर गई और अंत में युद्ध के सबसे बड़े आत्मघाती हमलों में से एक हुआ। किनारे तक धकेले गए दुश्मन की आखिरी चुनौती। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सैपान की लड़ाई कैसे शुरू हुई, उसकी योजना और लैंडिंग से लेकर आखिरी हताश रक्षा तक। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर युद्ध टूट पड़ा, जिससे इतिहास की दिशा सदा बदल गई। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हुए जापानी पायलटों ने भयानक कुशलता के साथ हमला किया। उन्होंने 180 से ज्यादा विमान नष्ट किए, 8 युद्धपोतों को डुबोया या क्षतिग्रस्त किया और 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक व नागरिक मारे गए। अगले दिन अमेरिकी कांग्रेस ने युद्ध की घोषणा की, जिससे अमेरिका दुनियाव्यापी संघर्ष में शामिल हो गया, जिसके केंद्र अटलांटिक और प्रशांत में थे। दुविधा का सामना करें। क्या अमेरिका को यूरोप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां हिटलर का युद्ध चल रहा था, या फिर प्रशांत में जापानी प्रभुत्व को पूरी तरह खत्म करने पर? यूरोप फर्स्ट सिद्धांत के अनुसार मित्र देशों ने पहले जर्मनी को हराने और फिर जापान पर पूरा ध्यान देने का लक्ष्य रखा था। परंतु वास्तव में प्रशांत क्षेत्र भी भीषण क्रूरता के साथ द्रुत गति से विकसित हो रहा था। इस रणनीति को आइलैंड हॉपिंग नाम दिया गया। अमेरिकी सेनाएं जापानी कब्जे वाले सुरक्षित द्वीपों के बजाय कम सुरक्षित स्थानों पर हमला करती थीं, ताकि प्रशांत महासागर में आगे बढ़ते हुए जापान तक तेजी से पहुंचा जा सके। इस योजना का जन्म आवश्यकता, रसद और हताहतों को कम करने की तत्काल आवश्यकता से हुआ था। हालांकि इसने कई खूनी सबक भी दिए। ग्वाडलकैनाल पर जनवरी 1943 से अमेरिकी मरीन और सैनिकों ने जमकर संघर्ष किया और अंततः गहराई से जमे जापानी सैनिकों को पीछे धकेला। यह हमला इतना कठिन था कि द्वीप को सुरक्षित करने में 7 महीने की हवाई, समुद्री और जमीनी लड़ाई लगी। फिर नवंबर 1943 में तारावा आया, एक छोटा सा एटोल जहां सिर्फ 3 दिनों में लगभग 6400 अमेरिकी, जापानी और कोरियाई लोगों की जान चली गई। तारावा ने एक कठोर सच्चाई सिखाई। रक्षक छोटे द्वीपों पर भी भारी कीमत वसूल सकते थे। 1944 की शुरुआत तक अगला लक्ष्य प्रशांत महासागर में और गहराई में था, क्योंकि क्वाजालिन और एनिवेटॉक के मार्शल द्वीप जनवरी से फरवरी के बीच गिर गए, जिससे पश्चिम की ओर रास्ता खुल गया। वहां से केवल मारियाना द्वीप समूह ही बचा था, जो जापान तक पहुंचने का एक द्वार था। साइपन, टिनियन और गुआम पर कब्जा करने से अमेरिकी भारी बमवर्षक, खासकर नया बीउनती सुपर फोर्ट्रेस टोक्यो से केवल 1500 मील दूर आ जाते,
जिससे एक रणनीतिक बमबारी अभियान शुरू हो सकता था, जो जापानी मुख्य भूमि के लिए अभूतपूर्व था। इस पल को खास बनाने वाला इसका समय था। 6 जून 1944 को साइपन पर हमले से 9 दिन पहले मित्र देशों की सेनाओं ने नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर डी डे लैंडिंग के नाम से धावा बोला। यूरोप में दूसरा मोर्चा अंततः टूट गया था। इसी दौरान प्रशांत महासागर में एक और बड़ा उभयचर हमला शुरू हो गया था। एक अमेरिकी योजनाकार ने कहा, यह एक साथ 2 युद्ध लड़ने जैसा था, लेकिन हम वही कर रहे थे। उद्धरण समाप्त। साइपन पर ध्यान देने से पता चला कि यह संघर्ष कितना वैश्विक और परस्पर संबद्ध हो गया था। जहाजों और सैनिकों का युद्ध, रणनीतियों और बलिदान, युद्ध कौशल और तकनीक का युद्ध। फिर भी सभी योजनाओं और गति के बावजूद कुछ ही लोगों ने अनुमान लगाया था कि साइपन की लड़ाई क्या प्रकट करेगी। जमीन, समुद्र और आसमान में आग और मौत की लड़ाई। (1944) की शुरुआत तक मित्र देशों ने मारियाना द्वीप समूह, खासकर साइपन पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऑपरेशन फॉरेजर नामक इस योजना की महत्वाकांक्षा सीधी थी, लेकिन दायरा बहुत विशाल था। साइपन, टिनियन और गुआम को अपने कब्जे में लो। वहां B-29 सुपर फोर्ट्रेस विमानों के लिए हवाई अड्डे बनाओ, ताकि टोक्यो, नागासाकी और हिरोशिमा पर हमला करके जापान के दिल को निशाना बनाया जा सके। मार्च में फ्लीट एडमिरल चेस्टर निमिट्ज ने अंतिम आदेश दिए और कुछ दिनों बाद 5th फ्लीट के कमांडर एडमिरल रेमंड स्प्रूअन्स ने प्रशांत में अब तक की सबसे बड़ी नौसेना जुटाना शुरू किया। स्प्रूअन्स ने करीब 600 युद्धपोतों का संग्रह किया। उनके पास शक्तिशाली युद्धपोत, फुर्तीले विध्वंसक, 15 फ्लीट कैरियर और सैकड़ों एस्कॉर्ट जहाज थे। टास्क फोर्स 58 के F-6F हेलकैट्स और SB-2C हेलडाइवर्स नजदीकी हवाई समर्थन के लिए तैयार थे, जो आसमान पर हावी थे। उनके नीचे डेक पर लेफ्टिनेंट जनरल हॉलैंड हाउलिन मैड स्मिथ वी एम्फीबियस कॉर्प्स का नेतृत्व कर रहे थे, जो 1,27,000 से अधिक मरीन और सैनिकों को संगठित कर रहे थे। दूसरी और चौथी मरीन डिवीजन, जिन्हें रिजर्व में सेना की 27वीं इन्फेंट्री डिवीजन का समर्थन मिला था। साजो सामान का स्तर अद्वितीय था। 150 टैंक, ज्यादातर शेयरमैन और कुछ फ्लेमथ्रोअर युक्त, सैकड़ों लैंडिंग क्राफ्ट तथा महीनों का राशन, गोला बारूद व ईंधन इकट्ठा कर सटीक समय के लिए अभ्यास किया गया था। हॉलैंड स्मिथ लंबे समय से कठोर उभयचर प्रशिक्षण और योजना की वकालत कर रहे थे, और यह उनका पल था। उन्होंने समुद्र, थल और वायु सेनाओं के बीच संपूर्ण तालमेल पर जोर दिया था। उनके विरोध में लेफ्टिनेंट जनरल योशित्सुगो साइटो के नेतृत्व में एक दृढ़, भले ही संख्या में कम, जापानी गैरिसन था, जिसे वाइस एडमिरल छुइची नागुमो का समर्थन प्राप्त था। लगभग 31,600 सैनिक, जिनमें 6,000 नौसेना के जवान शामिल थे, द्वीप की रक्षा संभाले हुए थे। पिछले कुछ महीनों में साइटो के लोगों ने ज्वालामुखी पहाड़ियों में गुफाएं काटी, कंक्रीट बंकर बनाए, तोपों के गड्ढों को छुपाया और अंदरूनी हिस्से में गहरी सुरंगें बनाई। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अमेरिकियों को द्वीप के अंदर खींचना, उन्हें गुफाओं में लड़ाई में उलझाना और पूरी तरह थका देना। भूमि पर उतरने की कार्रवाई शुरू होने से पहले नौसेना और वायुसेना के योजनाकारों ने द्वीप पर कितनी ताकत झोंकी जाए, इस पर बहस की। 2 दिन की बमबारी का कार्यक्रम तय किया गया। युद्धपोत दूर से गोलाबारी करेंगे, विमानवाहक पोत हवाई हमले करेंगे और विध्वंसक उनके बचाव तंत्र की जांच करेंगे। लेकिन जब द्वीप पर भारी मात्रा में बम और तोपों की बारिश हुई, तो इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे। इतिहासकार रॉबर्ट ए रोसेंथल के अनुसार 12,000 टन नौसैनिक हथियार दागे गए, लेकिन मरीन के उतरने तक इससे जापानी पिलबॉक्स पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। छतरी और चट्टानों के नीचे बनी गुफाएं और बंकर ऐसी ही पमिम्मी गिवासा के बनी ही बमबारी झेलने के लिए थे। हालांकि इस बमबारी का एक और उद्देश्य भी था,
अराजकता फैलाना और संचार व्यवस्था को नष्ट करना। आक्रमण से पहले के दिनों में बेड़े ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। विमानवाहक पोतों ने हेलकैट विमानों को उड़ाया, जबकि क्रूजर और विध्वंसक जहाजों ने गोलाबारी का अभ्यास किया। इसी बीच जापानी कमान ने अपने इरादों को और दृढ़ किया। टोक्यो की खबरों में एकता और बलिदान की अपील की गई। एडमिरल नागुमो ने एडमिरल तोगो के त्सुशिमा युद्ध में कहे गए प्रेरणादायक शब्दों से अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। साम्राज्य का भविष्य इस एक लड़ाई पर टिका है। उद्धरण समाप्त। साइतो ने अधिकारियों को अमेरिकी समुद्र तटों पर अड्डे बढ़ाने से रोकने का आदेश दिया। सभी नागरिकों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहना था, या उससे भी बुरा, मृत्यु में उनका अनुसरण करना था। अमेरिकियों के लिए हर विवरण का ध्यान रखा गया था। जहाज पर लैंडिंग चार्ट्स का अध्ययन, नकली तटों पर अभ्यास और ज्वार तालिकाओं की गणना की गई। हर कारक को इतनी सटीकता से तौला गया था ताकि 15 जून की सुबह भ्रम कम हो सके। स्प्रोन्स ने इरादे पर अंतिम टिप्पणी दी। योजनाएं विस्तार से बनाई गईं, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव होने पर मौके पर मौजूद व्यक्ति को अपनी पहल पर काम करना पड़ेगा। सैपान की लड़ाई के लिए मंच तैयार होने से दोनों पक्षों के लिए माहौल तनावपूर्ण था। पहाड़ी, गुफा या समुद्र में लिए गए फैसले तय करेंगे कि द्वीप किसके पास रहेगा और वह अमेरिका का बम वर्षक लॉन्च पैड बनेगा या प्रशांत में खूनी युद्ध क्षेत्र। पंद्रह जून 1944 की सुबह अंधेरे और तनाव के साथ शुरू हुई। क्षितिज पर रोशनी फैलते ही सैपन के पश्चिमी तट पर करीब 600 जहाजों का जमावड़ा लग गया। एडमिरल रिचमंड केली टर्नर, जिन्हें टेरेबल टर्नर कहा जाता था, मरियाना ऑपरेशन में उभयचर बलों के कमांडर थे। इससे पहले उन्होंने ग्वाडलकैनाल और तारावा में लैंडिंग का नेतृत्व किया था। उनकी कमान में ही सैपन पर हमला शुरू किया गया था। आदेश था लैंड लैंडिंग फोर्स। 08:40 पर सैकड़ों ट्रैक वाले लैंडिंग वाहन, जिन्हें एलवीटी कहा जाता है, और हिगिंस बोट्स आगे बढ़ी। कोरल रीफ्स को काटते हुए एक क्रूर और विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। लैंडिंग क्राफ्ट पर दूसरी और चौथी मरीन डिवीजन के 8000 सैनिक 27वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। जहाजी तोपों और कैरियर विमानों की गोलाबारी के बीच सिर के ऊपर से गोले गुजर रहे थे। घातक स्वागत की तैयारी हो रही थी। कुछ पल बाद छिपे चट्टानों पर बने बंकरों और पिल बॉक्स से जापानी तोपें और मशीन गनें दागी गई। डेली, जो 25वीं रेजिमेंट के मरीन थे, ने याद किया कि एलवीटी से उतरते ही उन्होंने खुद को मूंगे और खून के भयावह दृश्य में पाया। उद्धरण, लाशें बुरी तरह से बिगड़ी और भयानक हालत में पड़ी थीं। तेज विस्फोटकों की तीखी गंध। उद्धरण समाप्त। सुबह तक लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिक समुद्र तटों पर पहुंचे और दुश्मन की भारी गोलीबारी, स्नाइपर की गोलियों और मोर्टार के धमाकों के बीच कोरल की सीमा पार कर अंदर की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन सटफिन उन नौसेना अधिकारियों में शामिल थे जो हमले के दौरान लैंडिंग क्राफ्ट और रसद आपूर्ति का प्रबंधन कर रहे थे। उन्होंने मौत की परवाह किए बिना कई बार समुद्र तट पर दौड़ लगाई ताकि सैनिकों और जरूरी सामानों को उतारा जा सके। उन्होंने अपने हिगिंस बोट को उस अफरा तफरी में चलाया, तेज रीफ्स के बीच रास्ता बनाते हुए और स्नाइपर की गोलियों से घुटनों के बल बैठकर नाव की स्टील प्लेटिंग से बचते हुए। उसी समय अमेरिकी इंजीनियरों को लोगों और सामान की आवाजाही बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। वे छिपे हुए चैनलों के किनारे नावों को मार्गदर्शन देने के लिए झंडे का जुगाड़ कर रहे थे। पश्चिमी तटरेखा पर, जिसे येलो, ग्रीन और रेड बीच कहा गया था, वहां की लैंडिंग बहादुरी और भयावहता का मिश्रण थी। येलो बीच पर एलवीटीए फ्लेमथ्रोवर टैंकों ने हमला किया ताकि दुश्मन की गोलाबारी उन पर केंद्रित हो और पैदल सेना सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। अमेरिकी स्नाइपर्स ने कोरल की पहाड़ियों से समुद्र तट पर दलदली पेड़ों को निशाना बनाया, जिससे उन्हें आने वाले खतरों की डरावनी झलक मिली।
9 बजे तक समुद्र तट पर कब्जा हो गया था, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक हताहत हुए थे, मगर उनकी उपलब्धि अनकारी नहीं जा सकती थी। टैंक और तोपखाने के दलों ने चट्टानों के रास्तों से लड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक घेरा डाला। उस सुबह तड़के तनापाग और स्कारलेट बीचेस पर हल्की लैंडिंग ने साइटो की सेना के कुछ हिस्सों को रोका। हालांकि जापानियों ने जल्द ही इसे छलावा समझ लिया। इस भटकाव रणनीति ने अमेरिकी सेना को अपना कब्जा मजबूत करने और प्रारंभिक घंटों में सीधे टकराव कम करने में मदद की। समुद्र तटों पर कब्जे के बाद नौसेना की हवाई और तोपखाने की मदद अब आंतरिक लक्ष्यों पर केंद्रित हुई। विमान वाहक पोतों से उड़ने वाले हेलकैट्स और हेलडाइवर्स ने झात बंकरों पर मशीनगन से हमला किया, जबकि युद्ध पोतों ने समुद्र तटों पर नजर रखने वाली पहाड़ियों पर गोलाबारी शुरू कर दी, खासकर माउंट टोपाचो की तलहटी पर स्थित हिल 500 पर। किंतु जापानी रक्षक छिपने में कुशल थे। कई पिलबॉक्स पूरी तरह सुरक्षित रहे और बमबारी रुकने के घंटों बाद भी सैनिकों को मारते या घायल करते रहे। दिन ढलते ढलते लैंडिंग क्राफ्ट अंधेरे की आड़ में खतरनाक सफर करते रहे। कैप्टन सटफिन ने रात के इस चक्र को नर्क जैसा बताया। हिगिंस बोट्स को गहरी नींद लेना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें आत्मघाती नावों और जापानी तैराकों से सावधान रहकर अपनी सुरक्षा करनी होती थी। थकान और डर के बावजूद रात होते होते 20,000 अमेरिकी सैनिक तट पर डटे रहे। हॉलैंड स्मिथ ने कमांड पोस्ट में रिपोर्टों का संग्रह किया। बीछेड़ सुरक्षित, किंतु प्रतिरोध अपेक्षा से अधिक कठिन। खुफिया जानकारी बताती है कि साइटो ने अपने रक्षकों को अंदरूनी इलाकों में भेजा, समुद्र तटों पर मुकाबला करने से इनकार किया और ऐसी जगह चुनी जहां छिपने और गुफा प्रणालियां उसके आदमियों को फायदा देती थी। रात के अंत तक सहयोगियों ने एक कमजोर लेकिन महत्वपूर्ण पकड़ बनाई और सुबह करीब आने पर बटालियनें खुदाई करने लगीं, इंजीनियर लैंडिंग जोन तैयार करने लगे और तोपखाने की इकाइयां आगे बढ़ने की तैयारी करने लगी। मंच तैयार था। आने वाले दिनों में द्वीप का हर इंच इलाका लड़कर हासिल करना होगा और उतरने की शांत जीत घने जंगलों और छिपी हुई गुफाओं में जबरदस्त संघर्ष में बदल जाएगी। साइपन के लिए संघर्ष सुबह की लैंडिंग के बाद भी जारी रहा। 16 जून को जब अमेरिकी सेनाएं तट से अंदर बढ़ रही थीं, जापानियों ने 6ठी और 4थी मरीन डिवीजनों पर एक भीषण रात्रि प्रतिहार किया। घरापन में तटीय सड़क पर पैदल सेना और टैंकों की लंबी कतारें अमेरिकी अग्रिम पंक्तियों को खुदाई करने से पहले ही तोड़ने की कोशिश कर रही थी। 200 घंटे पर बाएं मोर्चे पर 6ठी मरीन डिवीजन पर एक भयंकर हमला हुआ। दुश्मन की पैदल सेना टैंकों के साथ बिगुल और झंडों के मार्गदर्शन में तारे जैसे फ्लेयरों की रोशनी में गरजती हुई आगे बढ़ी। यह हमला विफल रहा, क्योंकि विध्वंसक जहाजों की 5 इंच की नौसैनिक तोपों और तट पर तैनात मशीनगनों ने जापानियों को मार गिराया। सुबह तक उनकी पंक्तियों के सामने लगभग 700 जापानी सैनिक मारे गए। उसी रात दक्षिण में स्थित 4थी मरीन डिवीजन ने टोह लेने वाले हमलों और तोपखाने की गोलाबारी का सामना किया। नौसेना की गोलाबारी और एक 105 मिमी हॉवित्जर की 3 बटालियनों ने जापानी हमलों को विफल कर दिया। इस घटना के बाद जापानी सेना हैरान रह गई और उनकी कोशिशें विफल रहीं, जिससे अमेरिकी मोर्चा और सुदृढ़ हो गया। 17 तारीख तक ध्यान अस्लीटो एयरफील्ड पर केंद्रित हो गया। 4थी टैंक बटालियन के 4 M4 शेरमन टैंक अग्रिम पंक्ति में थे, लेकिन उन्हें जापानी गोलाबारी ने रोक दिया। गनरी सार्जेंट रॉबर्ट हॉवर्ड मैकहार्ड इस कार्रवाई का हिस्सा थे। जब उनके टैंक को दुश्मन की गोलीबारी से नुकसान पहुंचा, तो वे अपनी पलटन की अन्य इकाइयों से कट गए। मैकहार्ड ने दृढ़ता से मुकाबला जारी रखा और टैंक के सभी हथियारों से दुश्मन पर हमला किया। दुश्मन की भारी गोलीबारी के कारण उन्हें अपने दल को आपातकालीन हैज से बाहर निकालना पड़ा। मैकहार्ड पीछे रह गए। अपने दल की वापसी में मदद के लिए सारे हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। घायल होने के बावजूद मैकहार्ड ने टैंक की एक मशीन गन को खोल लिया और अकेले ही सामने आ रहे जापानियों का सामना किया। उन्होंने उनकी स्थिति पर गोलियां चलाईं। युद्ध के मैदान में उनका शव
16 मृत जापानी सैनिकों के पास मिला। रॉबर्ट मैककार्ड को 10 अप्रैल 1945 को मरणोपरांत मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। शाम तक 27वें इन्फेंट्री डिवीजन के पहुंचने और लेफ्टिनेंट जनरल हॉलिन मैड स्मिथ के रिजर्व आदेशों के साथ मरीन और सैनिकों ने एयरफील्ड को घेर लिया, पर अपनी आगे की बढ़त सुबह तक रोक दी। फिर आया 18 जून, जब 50,000 तक अमेरिकी सैनिकों ने अजलिटो को सुरक्षित किया, जिसे अब इसली फील्ड नाम दिया गया, और उसे एक अग्रिम एयरबेस में बदलना शुरू कर दिया। उस दिन नौसेना योजनाकारों को पता था कि समुद्र में निर्णायक मुठभेड़ होगी। जापानी ऑपरेशन एगो बेड़ा वाइस एडमिरल जिसाबुरो ओजावा के नेतृत्व में मारियाना की ओर बढ़ रहा था, आक्रमण को पीछे धकेलने की आखिरी कोशिश में। अमेरिकी सेनाओं के जमीन पर मजबूत होने के साथ ही ऊपर और तट पर एक टकराव होने वाला था, जो आसमान के नियंत्रण और सैपान द्वीप के भविष्य का निर्धारण करेगा। जब सैपान पर लड़ाई तेज थी, तब तट के पास एक और टकराव तैयार हो रहा था। इंपीरियल जापानी नौसेना एक निर्णायक हमले की तैयारी कर रही थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी विमानवाहक पोत लड़ाई का कारण बनेगा। समुद्र में वाइस एडमिरल जिजाबुरो ओजावा ने जापान के शेष विमानवाहक पोतों के बेड़े को एकत्र किया, जिसमें ताइहू, शोकाकू और हियो जहाज, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर सुरक्षा दलों के साथ शामिल थे। उनका मिशन अमेरिकी अग्रिम को धीमा कर टास्क फोर्स 58 को हाल में कब्जा किए गए हवाई अड्डे का सैन्य अभियानों के लिए उपयोग करने से रोकना था। रेडियो पर एडमिरल रेमंड स्प्रूअन्स और वाइस एडमिरल मार्क मिचर अपनी प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहे थे, जो एक अभूतपूर्व हवाई जवाबी हमला था। 19 जून को स्प्रूअन्स के निर्देशन में टास्क फोर्स 58 ने फ्लीट कैरियर्स से F-6F हेलकैट्स, ASB-2C हेलडाइवर्स और TBM एवेंजर्स की लहर दर लहर लॉन्च की। एंटरप्राइज, एसेक्स और लेक्सिंगटन सहित अन्य। कुल मिलाकर लगभग 1300 कैरियर विमान जापान के लगभग 430 विमानों का सामना कर रहे थे, जो 4 लगातार लहरों में लॉन्च किए गए थे। हेलकैट एक गेम चेंजर था। विमान में 2000 हॉर्स पावर के प्रैट व्हिटनी R2800 इंजन पख्तरबंदी और 6.50 कैलिबर की एयरक्राफ्ट मशीन गनें लगी थी। इसकी 380 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड और 37,300 फीट की ऊंचाई ने जापानियों के पुराने मित्सुबिशी HM0 को बौना बना दिया। मजबूत, कैरियर हार्डन डिजाइन और बेहतरीन पायलट ट्रेनिंग के साथ हेलकैट ने यूएस नेवी की पैसिफिक जीतों का 75% हिस्सा हासिल किया और 19-1 की किल रेशियो पाई। जापानी पायलट मुख्यतः A6M0 उड़ाते थे, जो युद्ध के प्रारंभ में एक चुस्त, दूर तक उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था, परंतु इसका हल्का कवच और रडार का अभाव इसे असुरक्षित बनाता था। उनके स्थान पर आने वाले पायलट अक्सर अनुभवहीन होते थे, जिन्हें 1 साल की भारी क्षति के बाद जल्दी से युद्ध में भेज दिया जाता था। जब जापानी विमानों की पहली लहर सीमा के भीतर आई, तब अमेरिकी रडार से लैस हेलकैट पहले से ही हवा में थे। मिचेल ने प्रसिद्ध रूप से याद किया, उद्धरण, यह बिल्कुल ऐसे था जैसे टर्की का शिकार करना। उद्धरण समाप्त। दिन के अंत तक अमेरिकी दलों ने लगभग 380 दुश्मन विमानों को मार गिराने का दावा किया, जबकि अमेरिकी नुकसान केवल 123 विमानों का था, जिनमें से 2 दर्जन से भी कम हेलकैट्स युद्ध में खोए गए। इस दौरान जापानी विमान वाहक पोत संकट में थे। ताइहो, फर्स्ट मोबाइल स्ट्राइकिंग फोर्स का प्रमुख पोत, भारी क्षति के बाद डूब गया। विमान वाहक पोत शोकाकू भी युद्ध में नष्ट हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जापान के अनुभवी विमान चालकों, विशेषकर 35 में से 22 स्क्वाड्रन कमांडर का नुकसान हुआ था। ओजावा की योजनाबद्ध निर्णायक जवाबी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विफल हो गई। साइपन में वापस आकर अमेरिकी जमीनी कमांडर स्मिथ, हॉलैंड और टर्नर पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त हो गए। नौसैनिक तोपखाने और हवाई सुरक्षा ने जापानी हमलों को रोका। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट यालाई पंडेउमी
पन्नाइचकोट जहाजा में हजारों सैनिकों और टनों सामान को उतारते रहे, भले ही प्रशांत महासागर का आसमान गोलियों और आग से गूंज उठा था। 20 जून को जापानियों ने पुनः हवाई हमले किए, जिन्हें फिर से न्यूनतम क्षति के साथ विफल कर दिया गया। शाम तक टोक्यो ने पीछे हटने का निर्देश दिया। ओजावा का बेड़ा अलग हो गया और उत्तर की ओर पीछे हट गया। समुद्री खतरे के समाप्त होने और समुद्र तट के पूर्णतः अमेरिकी नियंत्रण में आने के पश्चात ध्यान अब आंतरिक क्षेत्रों पर केंद्रित हुआ। इसके बाद एक कठिन संघर्ष हुआ। गज दर गज, पहाड़ी दर पहाड़ी, सबसे कठोर इलाकों और जिद्दी प्रतिरोध के बीच, जैसा मरीन और सेना के जवानों ने पहले कभी नहीं देखा था। द्वीप की पहाड़ी रीढ़ उसके केंद्र में एक नुकीली हड्डी की तरह फैली है, जिस पर ज्वालामुखी पर्वत माउंट टोपाचो 1500 फीट से भी ऊपर उठता है। इस स्थान से जापानी लगभग पूरे सैप्न के दक्षिणी हिस्से पर नजर रख सकते थे, इसलिए इसे कब्जे में लेना जरूरी था। 22 जून को अमेरिकी दूसरी और चौथी मरीन डिवीजन ने 27वीं इन्फेंट्री डिवीजन के समर्थन से एक संयुक्त हमला शुरू किया। चढ़ाई बहुत खड़ी थी और जमीन ज्वालामुखी की धूल से ढकी हुई थी, ऊंची और धारदार गन्ने की फसलों के बीच, जहां जापानी स्नाइपर चट्टानों और दरारों में छिपे हुए थे। ऊपर की ओर बढ़ाया गया हर कदम गोलियों की बौछार में था। एक प्लाटून लीडर ने लिखा, यह वही पुरानी कहानी थी। हर मैदान में कंपनी 1 या 2 आदमी खो देती थी। जापानी स्नाइपर इतने गहरे छिपे होते थे कि उनके फायर करने से पहले उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। माउंट टोपाचो इस अभियान का केंद्र बना, जहां अमेरिकी खुफिया का अनुमान था कि करीब 15,000 जापानी सैनिक मजबूत मोर्चों पर तैनात थे। 25 जून को मरीन सैनिकों ने चढ़ाई शुरू की, जिन्हें 155 मिमी होवित्जर नौसैनिक तोपों, P-47 फाइटर बॉम्बर्स, जो अब असलीटों से उड़ान भर रहे थे, और टैंक पर लगे फ्लेम थ्रोअर्स, जिन्हें सैटर्न कहा जाता था, के समन्वित हमले का समर्थन मिला। 30 जून तक अमेरिकी सेनाओं ने माउंट टोपाचो पर कब्जा कर लिया, जिससे जापानियों का मुख्य निगरानी बिंदु छिन गया। द्वीप के ऊपर से देखने पर तबाही का मंजर दिखा। यह एक कड़वा इनाम था जो भारी कीमत पर मिला। उत्तर की ओर बढ़ते हुए अमेरिकियों ने सैपान की राजधानी गरापन और आसपास के गांवों में प्रवेश किया। घर घर की लड़ाई अत्यंत निर्दयी थी। जापानियों ने स्कूलों, चर्चों और अस्पतालों को किले में तब्दील कर पूरे शहर को मौत का जाल बना दिया था। गोलाबारी से बचने के लिए नागरिक उत्तर की ओर भागे। जापानी प्रचार ने उन्हें अमेरिकी सैनिकों की क्रूरता के बारे में बताया था। कुछ लोग गुफाओं में छिपकर बचने की दुआ कर रहे थे, जबकि अन्य डर से ऊपर की चट्टानों पर भाग गए। मार्पी पॉइंट फील्ड अब सुसाइड क्लिफ कहा जाता है, जहां से लोग खुद को नीचे गिरा देते थे। वे मौत से कम बल्कि अमेरिकियों द्वारा पकड़े जाने से अधिक डरते थे। लेकिन जापानी प्रचार के विपरीत लड़ाई के दौरान कुछ मानवीय क्षण भी सामने आए, जैसे कि एक मरीन पेट्रोल द्वारा घायल जापानी बच्चे को बचाना। इस पल को लाइव फोटोग्राफर पीटर स्टैकपोल ने कैमरे में कैद किया था। लाइफ के फोटोग्राफर यूजीन स्मिथ ने अमेरिकी सैनिकों द्वारा प्रदर्शित करुणा को नोट किया। सैनिक जिन्होंने गुफाओं के कारण साथियों को खोया था, अब उन्हीं गुफाओं से निकलने वालों, खासकर बच्चों पर मिठाइयां बरसा रहे थे। यह निष्पक्षता और अंधी घृणा की अनुपस्थिति का शानदार उदाहरण था, जो अच्छाई और तर्क को पार कर सकती है। यह असली अमेरिकनिज्म था। उद्धरण समाप्त। हालांकि लड़ाई अब भी जारी थी और युद्ध की क्रूरता अपना असर दिखा रही थी। अमेरिकी सैनिकों ने उत्तर द्वीप में छिपे जापानी रक्षकों को प्रवाल गुफाओं और बंकरों से बाहर निकालने के लिए टैंक, फ्लेमथ्रोवर और बुलडोजर का प्रयोग किया। यह युद्ध अपने सबसे आदिम रूप में था। आग, मिट्टी और इस्पात ने लोगों को छिपने से बाहर निकाल दिया या उन्हें जिंदा दफना दिया। जापानी सैनिक हर दरार से चिपके रहे, मानो युद्ध का परिणाम इसी पर टिका हो। उन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया।
राहत बलों और नौसेना सहायता से विच्छिन्न होने के बावजूद जापानी सेना अडिग रही। कमांडरों ने स्वीकार किया कि सैपान को नहीं बचाया जा सकता, परंतु वे अमेरिकियों से हर इंच की कीमत वसूल करेंगे। जुलाई की शुरुआत से ही अमेरिकी मोर्चे उत्तर की ओर अंतिम चट्टानों की तरफ बढ़ने लगे और जब जापानियों की हताशा चरम पर पहुंच गई तो एक आखिरी प्रयास की योजना को अमल में लाया जाने वाला था। सात जुलाई 1944 को सैपान पर जापानी सेनाओं ने आगे बढ़ती अमेरिकी टुकड़ियों को रोकने का अंतिम प्रयास किया। यह बानजाई चार्ज नामक सामूहिक आत्मघाती हमला हफ्तों की भयंकर लड़ाई का शिखर था और द्वीप पर अंतिम प्रमुख संगठित प्रतिरोध को दर्शाता था। लगभग 3 बजे सुबह 3 से 5 हजार जापानी सैनिक, जिनमें घायल और सहायक सैनिक भी शामिल थे, माकुंचा गांव के पास एकत्रित हुए और फिर तानापाग मैदान पार कर दक्षिण में अमेरिकी मोर्चों की ओर दौड़ पड़े, जहां यूएस आर्मी की 27वीं इन्फेंट्री डिवीजन तैनात थी। राइफल, बायोनेट, तलवारें और तात्कालिक हथियारों से लैस होकर उन्होंने उन्मादी हमले में कई अमेरिकी मोर्चों को पछाड़ दिया। एक राइफलमैन ने सैपान में बानजाई हमलों का अनुभव साझा करते हुए कहा, दुश्मन को घेरने और उनके पास भागने का रास्ता न होने पर हमें डरावने बानजाई हमले का सामना करना पड़ता था। 23वें मरीन रेजिमेंट को सैपान अभियान के दौरान अन्य सभी यूनिट्स की तरह ही कुछ अनुभव हुए। हमलों से डरता था पर उनका स्वागत भी करता था, जो विरोधाभास है। इन हमलों से बहुत डर पैदा होता था, लेकिन खत्म होने पर वह इलाका जापानियों से मुक्त हो जाता था। हमने घंटों तक सुना कि वे बानजाई हमले की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका अंत था। उनकी विरासत, ट्रेनिंग और विश्वास के विरुद्ध होने के कारण वे कभी आत्मसमर्पण नहीं करते थे। अंतिम हमले में वे पूरी सेना एकत्र कर हम पर टूटने वाले थे और उनका संकल्प था कि वे अधिकतम लोगों को साथ ले जाएंगे। राइफलमैन दुश्मन के आक्रमण की तैयारी कर रहा था। घंटों तक दुश्मन की चीख पुकार सुनने के बाद सन्नाटा छा गया, जो दुश्मन के आगे बढ़ने का संकेत था। अचानक ऐसा लगा जैसे एक साथ हजारों लोग चीख रहे हों, जैसे पागलों की भीड़ हमारे सामने अंधेरे से निकल आई हो। बानजाई की चीखें हवा में गूंज उठी। जापानी अफसर जैसे नर्क से आए शैतानों का नेतृत्व कर रहे हों, अपनी तलवारें निकालकर सिर के ऊपर घुमाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जापानी सैनिक अपने नेताओं के पीछे पीछे हमें निशाना बनाकर गोलियां चला रहे थे और बानजाई चिल्लाते हुए हमारी ओर दौड़ रहे थे। हमारे हथियार चलने लगे। हमारे मोर्टार और मशीन गन लगातार फायर कर रहे थे। अब वे 3 या 5 की बर्स्ट में नहीं चला रहे थे। एक के बाद एक बेल्ट गोलियां उस गन से निकल रही थीं। गनर बैरल को बाइंदा ही घुमा रहा था। भले ही जापानी सैनिकों की लाशें हमारे सामने जमा हो रही थीं, वे फिर भी हम पर हमला करते रहे। वे अपने साथियों की गिरी हुई लाशों पर दौड़ते हुए आ रहे थे। लगातार फायरिंग से मोर्टार और मशीन गन की बैरल इतनी गर्म हो गई कि अब उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। गोलियां हमारे चारों ओर से सनसनाती हुई निकल रही थीं। चीखें कानों को बहरा कर रही थीं। इलाका मौत की बदबू से भर गया था और जापानियों व बारूद की गंध हवा में फैली हुई थी। भय और घृणा से ग्रस्त, हत्या की इच्छा से भरे, अब शत्रु हमें एक हिंसक पशु, एक राक्षस, एक दानव प्रतीत होता है। मनुष्य बिल्कुल नहीं, जिसके मस्तिष्क में एक ही विचार है, वध करो, वध करो, वध करो। आखिरकार यह खत्म होता है। उद्धरण समाप्त। इस अंतिम बानजाई हमले के दौरान वीरता की एक और कहानी है कैप्टन बैन एल सोलोमन की, जो 27वीं इन्फेंट्री डिवीजन के थे। दंत चिकित्सक सोलोमन द्वितीय बटालियन के सर्जन के रूप में सेवारत थे जब आक्रमणकारी जापानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही मिनटों में उनका सहायता केंद्र घायलों से भर गया, लेकिन वे अकेले नहीं थे जो उनके टेंट में घुस रहे थे। कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर सोसाइटी उस क्षण को दर्शाती है जब कैप्टन सोलोमन ने शत्रु को पीछे धकेलने हेतु अपने सर्जन उपकरण रख दिए। उद्धरण। जैसे जैसे परिधि पर हमला बढ़ता गया,
कैप्टन सोलोमन के लिए घायलों का इलाज करना और भी मुश्किल होता गया। उन्होंने देखा कि एक जापानी सैनिक टेंट के पास घायल सैनिक को संगीन से मार रहा था। कैप्टन सोलोमन ने बैठे बैठे गोली चलाकर दुश्मन सैनिक को मार गिराया। फिर उनका ध्यान घायलों पर लौटते ही टेंट के प्रवेश पर 2 और जापानी सैनिक प्रकट हुए। दुश्मन सैनिकों के मारे जाने के बाद टेंट की दीवारों के नीचे से 4 और सैनिक रेंग कर आए। उन पर झपटते हुए कैप्टन सोलोमन ने एक के हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया, दूसरे को गोली मार दी और तीसरे को संगीन से मार दिया। कैप्टन सोलोमन ने चौथे दुश्मन सैनिक के पेट में बंदूक की बट मारी और एक घायल साथी ने उसे गोली मारकर मार डाला। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए कैप्टन सोलोमन ने घायलों को किसी तरह रेजिमेंटल सहायता केंद्र पहुंचने का आदेश दिया, जबकि वे दुश्मन को रोकते रहे जब तक सभी सुरक्षित नहीं हुए। इसके बाद कैप्टन सोलोमन ने एक घायल सैनिक से राइफल ली और टेंट से बाहर दौड़े। जब मशीन गन संभाल रहे 4 सैनिक मारे गए, कैप्टन सोलोमन ने उसका नियंत्रण ले लिया। बाद में उनका शव मिलने पर उनकी स्थिति के सामने 98 दुश्मन सैनिकों की लाशों का ढेर पाया गया। उद्धरण समाप्त। उनके प्रयासों के लिए कैप्टन बेन सालोमन को मरणोपरांत लगभग 6 दशक बाद 1 मई 2002 को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सुबह के मध्य तक जापानी सेना का सफाया हो चुका था। यूएस आर्मी की एक 105वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को भारी नुकसान हुआ था, जिसमें लगभग 406 सैनिक मारे गए और अतिरिक्त 512 घायल हो गए। हालांकि जापानी नुकसान और भी चौंकाने वाले थे, जिसमें हमले के दौरान लगभग 4311 सैनिक मारे गए। जापानी कमान के बचे हुए लोग, जिनमें जनरल योशित्सुगो साइटो भी शामिल थे, ने सेप्पुकु किया, जो एक प्रकार की रस्म के तहत आत्महत्या है। यह उनकी सांस्कृतिक और सैन्य सोच को दर्शाता है, जिसमें आत्मसमर्पण करने के बजाय मौत तक लड़ना बेहतर माना जाता है। हमले के बाद जापानी सैनिकों के अलग थलग पड़े समूहों ने निरंतर प्रतिरोध किया। ये छोटे समूह थे और उनकी कोशिशें अधिकतर विफल रहीं। हालांकि एक उल्लेखनीय अपवाद थे कप्तान साकेओबा, जिन्होंने 50 अनुयायियों के साथ मिलकर पकड़ से बचते हुए सैप्न के जंगलों में लड़ाई जारी रखी और अंततः दिसंबर 1945 में लगभग 1.5 साल बाद आत्मसमर्पण किया। 9 जुलाई 1944 तक द्वीप को सुरक्षित घोषित किया गया था। सैपन पर अमेरिका का झंडा लहराया गया, जो युद्ध अभियान खत्म होने और अमेरिका की विजय का प्रतीक था। सैपन की लड़ाई अमेरिका ने जीती, लेकिन भारी नुकसान के साथ। जुलाई 1944 तक गुआम पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण में आ गया, जिससे जापान के प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आधार मिला। सैपन पर कब्जा न केवल जापानी रक्षा घेरा तोड़ने तक सीमित था, बल्कि इसने प्रशांत युद्ध की रणनीति में एक निर्णायक बदलाव भी किया। सैपन का तात्कालिक महत्व उसके हवाई अड्डों, विशेषकर असलिटो एयरफील्ड, बाद में आइसली फील्ड में था, जिसे अमेरिका ने शीघ्र मरम्मत व विस्तार किया। इससे नए B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर्स की तैनाती हुई, जो पहली बार जापानी मुख्य द्वीपों तक बमबारी करने में सक्षम थे। सैपन हवाई बमबारी अभियानों का लॉन्चिंग पैड बन गया, जिससे टोक्यो, नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहरों को सीधा खतरा होने लगा। सैपन के तुरंत बाद कब्जा किए गए पड़ोसी द्वीप टिनियन ने बाद में एनोल गे और बॉक्सकार के बेस के रूप में काम किया। ये वही B-29 विमान थे जिन्होंने अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए थे। सैपन की लड़ाई में मानव हानि विनाशकारी थी। अनुमान अलग अलग है, लेकिन लगभग 3426 अमेरिकी सैन्य कर्मी मारे गए और 13,000 से अधिक घायल हुए। जापानी सैन्य नुकसान बहुत अधिक थे, लगभग 29,000 सैनिक मारे गए। कई ने आत्मसमर्पण न करते हुए लड़ाई में या आत्महत्या करते हुए जान गंवाई। दुखद रूप से दसियों हजार नागरिक भी मारे गए, जिन्हें युद्धकालीन प्रचार ने यह विश्वास दिलाया था कि अमेरिकी सेनाएं क्रूर और निर्दयी है, जिसके कारण सुसाइड क्लिफ
और बांजाई क्लिफ जैसे स्थानों पर सामूहिक आत्महत्याएं हुई। इस युद्ध की विरासत में नागरिक मौतों को सबसे दर्दनाक पहलुओं में से एक माना जाता है। सैपान की हार ने रणनीतिक रूप से जापान को नींव तक झकझोर दिया। द्वीप के पतन से जापानी मातृभूमि की कमजोरी उजागर हुई और सम्राट के नेतृत्व पर विश्वास डगमगा गया। इस हार ने टोक्यो में एक राजनीतिक संकट पैदा कर दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो और उनका मंत्रिमंडल 1944 में इस्तीफा दे दिया। कोजो युद्ध के कट्टर समर्थक थे और उनका हटाना जापान सरकार के भीतर जीत की धुंधली संभावनाओं को लेकर बढ़ती असहमति को दर्शाता था। इस युद्ध का अमेरिकी और जापानी सैन्य सोच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सैपान पर विजय ने अमेरिका की उभयचर द्वीप छलांग रणनीति को सशक्त किया, जिसमें वे किलेबंद द्वीपों को छोड़कर जापान के पास रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर रहे थे। सैपान पर हुए भीषण युद्ध के अनुभव ने इवो जिमा और ओकिनावा जैसे भविष्य के हमलों के लिए सामरिक और रसद संबंधी सुधारों को जन्म दिया। जापानी सेना के लिए सैपान की हार ने उन्हें और अधिक निराशाजनक रक्षात्मक रणनीतियों की ओर मोड़ दिया। सैपान पर व्यापक बांजाई हमले और नागरिकों की सामूहिक आत्महत्याएं इंगित करती थी कि अंतिम व्यक्ति तक लड़ने की मानसिकता बढ़ रही थी, जिससे भावी लड़ाइयों के लिए भयावह माहौल बन गया। जापान के सैन्य नेतृत्व ने समझ लिया कि पारंपरिक रक्षा अब काफी नहीं है और आगामी युद्ध खड़े प्रतिरोध के साथ लड़े जाएंगे, भले ही परिणाम हार ही क्यों न हो। इतिहासकार जॉन कीगन ने सैपान के महत्व पर विचार करते हुए इसे उद्धरण के रूप में एक ऐसी लड़ाई बताया जिसने प्रशांत क्षेत्र में जापान की रणनीतिक पहल का अंत और खुद साम्राज्य के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। उद्धरण समाप्त। यह द्वीप युद्ध की क्रूरता और दोनों पक्षों द्वारा दी गई भारी कुर्बानियों का एक स्पष्ट प्रतीक है। साइपन एक युद्ध भूमि से अधिक था। यह एक रणनीतिक द्वार, राजनीतिक उत्प्रेरक और युद्ध की भयंकर कीमत का पाठ था। इसके कब्जे ने अमेरिका को युद्ध को जापान तक पहुंचाने और संघर्ष को जल्दी समाप्त करने दिया। फिर भी चुकाई गई जानों की कीमत प्रशांत अभियान की भयावहता की एक गंभीर याद दिलाती है।